मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है कि an+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू an फॉर ऑल n। जैसे इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस होती है ना, वैसे जैसे a1 से अगली टर्म बड़ी a2 आएगी, a2 से बड़ी a3 आएगी, इस तरह से। इसी तरह डिक्रीजिंग वाली जो सीक्वेंस है उसको हमने डिफाइन करना है। तो बिहेवियर क्या है मोनोटॉनिक सीक्वेंसेस का? जो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी वो कन्वर्ज करेगी अगर वो बाउंडेड अबव होगी। मीन्स अगर वो किसी एक ऐसा के मिल जाएगा जिससे सभी एलिमेंट्स, सभी टर्म्स जो होंगी छोटी होंगी, ठीक है, वेयर के इज द अपर बाउंड। तो जो an कन्वर्जेंट होगी तो उसकी लिमिट होगी उसका लीस्ट अपर बाउंड ऑफ an। जैसे एक k मिल जाएगा, an उससे छोटा होगा सभी टर्म्स, तो उस इसका जो ये वाला जो जिस लिमिट को ये कन्वर्ज करेगी वो इसकी लीस्ट अपर बाउंड होगी, ठीक है। इसमें k भी इसकी लीस्ट अपर बाउंड हो सकती है। तो लेट एक हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ले ली। सपोज करो कोई वह एल को कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो एल को कन्वर्ज कर दिया तो डेफिनेशन जो कन्वर्जेंट सीरीज़ की होती है सीक्वेंस की कि एप्सिलॉन 0 हाउएवर स्मॉल एक ऐसा एम मिल जाए सच दैट an और l का जो डिफरेंस होगा उसका मॉड एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। मीन्स फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के बाकी सभी टर्म्स का जो डिफरेंस है l से उसका मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। इसको इनक्वालिटी को एस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस एप्सिलॉन ये वाली टर्म लेस देन एप्सिलॉन, ये वाला फार्मूला हमने लगा दिया, माइनस एल लेस देन en लेस देन l वाला। अब बोथ साइड क्या किया हमने, एल ऐड कर दिया। तो फाइनाइट टर्म्स को छोड़कर बाकी सभी टर्म इस इंटरवल में आ गई। इसका मतलब ये है सभी टर्म्स इस इंटरवल में आ गई फाइनाइट टर्म्स को छोड़कर। मतलब अगर ये टर्म्स भी छोड़ दें, बाकी जितने भी टर्म्स है am+1 am एंड सो ऑन, जितनी भी टर्म्स है सभी की सभी इस इंटरवल में आ जाएंगी अराउंड l। तो हमने उसके बाद क्या करना है, के को हमने, क्योंकि हमने सभी टर्म्स का कि हमने शो करना है कि कन्वर्जेंट है तो ये बाउंडेड अबव है। तो बाउंडेड शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सभी टर्म्स, देखो अभी तो कुछ टर्म्स छोड़ के हमें इसके इंटरवल के बीच में आ गई सभी टर्म्स। मतलब सभी टर्म्स जो हैं am+1 am+2 ये सभी की सभी l प्लस एप्सिलॉन से छोटी हैं। यही हमारा k बन जाएगा, यही हमारा k बन जाएगा कि सभी टर्म्स उससे छोटी हों। पर अभी ये टर्म्स बाहर हैं, इनको भी इससे छोटा होना पड़ेगा तभी ये बाउंडेड होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये l प्लस एप्सिलॉन है जो, और ये जितनी भी टर्म्स हैं a1 से लेके a-1 तक, इन सभी का अगर मैक्सिमम हम k ले लें तो जितनी भी टर्म्स ये आउटसाइड हैं ये सभी की सभी उस k से छोटी हो जाएंगी। अब ये वाली टर्म समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अभी बाहर थी m टर्म्स, m या m-1, जो भी जितनी भी टर्म बाहर है m या m-1 वो भी यहाँ लिख लेनी है और ये लिख लेना है। इनमें से जो मैक्सिमम होगा अगर उसको k ले लेंगे तो उस केस में सभी टर्म्स, ये अब जितनी ये टर्म्स छोड़ी थी ना, चाहे m या m-1 तक फाइनाइट टर्म्स छोड़ी थी, वो सभी की सभी अब उस k से छोटी हो जाएंगी। अब हमने फॉर ऑल n लिख दिया, ठीक है। ऐसा करने से तो इससे ये बाउंडेड अबव आ जाएगी। तो सभी टर्म्स के से छोटी हैं तो ये बाउंडेड अबव आ जाएगी, ठीक है। तो हमने शो कर दिया अगर वे कन्वर्जेंट है तो ये बाउंडेड अबव है। इसको इफ़ एंड ओनली भी करना है या आप बुक से पढ़ सकते हैं। अब बाउंडेड अबव लेके शो करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है। तो हमने सपोज करना है कि जो ये लिमिट है उसकी लेट u इसकी लीस्ट अपर बाउंड है। तो हमने शो कर देना कि जो u है वो किसके बराबर है, जिसको ये कन्वर्ज कर रही है l को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, वो l के बराबर है। क्योंकि हमने ये शो करना है कि अगर वो कन्वर्ज करेगी तो लीस्ट अपर बाउंड को कन्वर्ज करेगी। तो मान लो इसकी लीस्ट अपर बाउंड हमने ले ली an। तो लीस्ट अपर बाउंड की क्या डेफिनेशन होती है
कि ए एन लीस्ट अपर बाउंड एक अपर बाउंड की तरह ही होता है, ठीक है। तो सभी टर्म्स ये आपने याद रखना कि लीस्ट अपर बाउंड हो या अपर बाउंड हो, ये उसकी तरह ही होता है। जैसे मान लो कि ये सेट है A1 A2, ये सेट है हमारे पास, ये 6 से भी छोटी हैं सभी टर्म, 7 से भी छोटी हैं, 8 से भी छोटी हैं, एंड सो ऑन। ये सब सारा सेट 6 से भी छोटा है, 7 से भी और 8 से भी छोटा है। तो ये सभी इसके अपर बाउंड माने जाएंगे, ठीक है। और इनमें जो लीस्ट होगा दैट 6 विल बी द लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड भी अपर बाउंड है, पर जितने भी अपर बाउंड है उनमें से ये सबसे छोटा है, बस यही बात है लीस्ट अपर बाउंड की। तो लीस्ट अपर बाउंड अगर हम ले लें तो उसकी ये डेफिनेशन होते ही अपर बाउंड तो होता ही होता है, और अगर इसमें से थोड़ा सा कोई छोटा सा नंबर भी माइनस कर दें तो उस एक ऐसी टर्म मिल जाएगी जो उससे बड़ी होगी। वैसे तो देखो सभी टर्म्स u से छोटी हैं या उसके बराबर हैं, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट भी इसमें से माइनस कर दें तो एक ऐसी टर्म हमें मिल जाएगी जो उससे बड़ी हो जाएगी। ये लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिया हुआ है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब यही है कि अगर ज्यों ज्यों टर्म नंबर बढ़ता जाएगा A1 A2 A3 टर्म्स बड़ी बड़ी आती जाएंगी, तो AM जो होगी AN से छोटी होगी, AM जो होगी AN से छोटी होगी, और जो AM है वो इससे बड़ा है। इन सारों को कंबाइन करके ये वाली टर्म बन जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा U माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन AN, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टर्म में क्या करना है, u माइनस एप्सिलॉन कहता है कि AN से छोटा है, पर हमें पता है कि AN u से भी छोटा है, और अगर u से छोटा है तो u प्लस एप्सिलॉन से भी छोटा है, तो वो u प्लस एप्सिलॉन से भी छोटा है। तो इसका मतलब जो AN है u प्लस एप्सिलॉन से भी छोटा है और AN u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। तो AN इसके बीच इंटरवल में आ गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। तो वही डेफिनेशन लगी जैसे ये किया था, यहाँ से ये आए थे, यहाँ से ये चले जाएंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी। अगर ये आ गया तो इसका मतलब AN u को कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वर्ज किसको करेगा, लीस्ट अपर बाउंड को है, ये ही कन्वर्ज करेगा। इसी तरह का प्रूफ हम कन्वर्ज करेगी अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस किसको, अगर वो बाउंडेड बिलो होगी, ठीक है, तो उस केस में ये कन्वर्ज किसको करेगी, यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को करेगी, ठीक है, GLB को करेगी, ठीक है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को करेगी। ये क्वेश्चन आपने बुक से अपने आप रीड कर लेना है, ठीक है। इसी तरह डाइवर्जेंस का केस आएगा। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही है तो वो अनबाउंडेड अबव होगी। कन्वर्जेंट के केस में क्या होनी चाहिए, बाउंडेड, और डाइवर्जेंट के केस में क्या होनी चाहिए, अनबाउंडेड। ये सभी प्रूफ आप बुक से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल इस तरह के रलते मिलते प्रूफ ही हैं जी, ठीक है।